खैर मकदम है आप सबका इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी में। मैं हुमैरा जिया BECC 131 को आज पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन किसी चीज को बनाना, किसी चीज को पैदा करना, उसको हम प्रोडक्शन बताते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हमेशा जब हम इनपुट्स को आउटपुट्स में तब्दील करते हैं उसको हम प्रोडक्शन बताते हैं। हर किसी चीज को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हमें चाय का कप बनाना है उसके लिए हमें इनपुट्स की जरूरत है, जिस तरह से पानी, चाय की पत्ती, दूध, चीनी वगैरह। ये हमें इनपुट्स है। और हमें क्या चाहिए? चाय का कप जो हमें बनाना है, जो हमें पैदा करना है। इस तरीके से ये सारी चीजें जो है इनपुट कहलाएंगी। और जो चीज हमें बनानी है, चाय का कप बनाना है, उसको हम आउटपुट बताते हैं। या ऐसे हम समझते हैं जैसे कि हमें कोई फसल पैदा करनी है, प्रोड्यूस करनी है। जिस तरह से राइस हमें प्रोड्यूस करना है, राइस को हमें कल्टीवेट करने के लिए लैंड की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, और हमें बीज का इस्तेमाल करना है, हमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह उन सब का यूज करना है, हमें पानी की जरूरत पड़ती है। इन सब को हम बताते हैं इनपुट्स, जो आज के जमाने में कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये वो चीजें हैं जिनको हम यूटिलाइज करके अपनी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या बताते हैं, जब हम कन्वर्ट को इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट्स में, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। और जिनकी वजह से ये पैदावार हासिल होती है उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं। जिस तरह से जमीन है, जिस तरह से मजदूर है, जिस तरह से रॉ मटेरियल है, ये सारी चीजें यूटिलाइज करने के लिए हमें इन चीजों की यूटिलाइजेशन से ही पैदावार हासिल हो सकती है। पैदावार कई तरीकों की हो सकती है, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लेकिन हर एक चीज को पैदा करने में हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। जिन चीजों की जरूरत होती है कोई चीज बनाने के लिए, उसको हम बताते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, या दो तरह के इनपुट्स होते हैं। एक को हम बताते हैं फिक्स्ड फैक्टर, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। हम कितनी भी पैदावार हासिल करें लेकिन वो एक ही जैसी रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। दूसरी तरह के इनपुट्स जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे ही पैदावार बढ़ जाएगी, जैसे ही पैदावार को चेंज करना होगा, बदलना होगा, हम इन फैक्टर्स को भी बदलते रहते हैं। उनको बताते हैं वेरिएबल फैक्टर। इसके लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत है। हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू एफ ऑफ एल कामा के। Q जो है वो है आउटपुट, एफ जो है वो है फंक्शन, वो हमें डिपेंडेंस दिखाता है, एल जो है वो है लेबर, के जो है वो है कैपिटल। अब ये जो लेबर है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमें जो राइस की प्रोडक्शन है वो है हमें 20 क्विंटल। उसमें हमें 6 लेबर्स का इस्तेमाल होता है और 2 कैपिटल का इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं हमें 4 लेबर्स की वजह से, 2 कैपिटल की वजह से
हमारी जो प्रोडक्शन या 2 कनाल लैंड की वजह से हमें प्रोडक्शन जो है वो 20 क्विंटल्स आ जाती है। अब हमारे पास जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो 20 क्विंटल्स की आ गई। इसमें हमने 6 लेबर्स लगाए और 2 कनाल जमीन का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से अब हम बताते हैं हम प्रोडक्शन को अब बढ़ाएंगे। हम उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ लेबर को बढ़ाएंगे। हमने पहले 6 लेबर्स रखे थे, अब हम 8 लेबर्स रखते हैं। हमने पहले भी 2 कनाल जमीन रखी थी, अब भी 2 कनाल जमीन रखेंगे। यानी कि जमीन जो है उसमें हमने कोई भी बदलाव नहीं लाया। वो पहले भी 2 कनाल था, अब भी 2 कनाल ही है। तो इस तरीके से हम जमीन को एक जैसा रखते हैं लेकिन लेबर को बदलते हैं। क्यों बदला हमने? क्योंकि हमने प्रोडक्शन जो है, पैदावार जो है वो बदल दी। वो पहले 25 क्विंटल से अब हमने 30 क्विंटल्स की। इसकी वजह से जो हमें लेबर बदल दिया, पहले 6 लेबर्स थे, अब 8 लेबर्स है। अब ये 6 से 8 हो गए, उसको हम बताते हैं वेरिएबल फैक्टर। यानी कि ये चेंज होता जाता है। ये लेबर जो है, ये जो मजदूर है, इसको हम प्रोडक्शन के बदलने के साथ साथ बदलते हैं। ये हमें बदल गया, ये हमें चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या बताएंगे? वेरिएबल फैक्टर। उसके बाद हमारा जो लैंड था वो पहले भी 2 कनाल था, अब भी 2 कनाल है। इसमें कोई बदलाव नहीं आ गया। इसको हम बताते हैं फिक्स्ड फैक्टर। यानी कि हमने ये प्रोडक्शन विद द वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर की वजह से आ गई। अब हमारे पास क्योंकि 2 टाइम पीरियड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइम पीरियड, दूसरे को बताते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड। अगर हमने अपनी प्रोडक्शन में एक फैक्टर को चेंज किया तो वो बाकी फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड रखे, तो हम इसको क्या बताते हैं? इसको हम बताते हैं शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, हमें वक्त अच्छा खासा होता है जब हमारी प्रोडक्शन में जितने भी फैक्टर्स यूटिलाइज होते हैं वो सारे के सारे बदलने पड़ते हैं। उसको बताते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड। हमारे पास इसी के एवज में जो ये हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है और फिक्स्ड फैक्टर है, और जो ये 2 टाइम पीरियड्स है, हमारे पास 2 लॉज आ जाते हैं। एक को हम बताते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या हम बताएंगे इसका जो दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। ये हमारे पास एक लॉ है। दूसरा लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। पहले मैं आपको समझाती हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है। ये कानून जो है ये बताता है हमें, ये लॉ हमें बताता है कि जब हमें प्रोडक्शन चेंज करनी होती है, हम सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो एक जैसे रहते हैं। जिस तरह से हमारे पास 2 कनाल जमीन है, हमने पहले 6 लेबर्स लगाए, अब हम 8 लेबर्स लगाते हैं। इन 6 से 8 लेबर्स होने के लिए हमने, क्योंकि पहले 6 लेबर्स अपनी प्रोडक्शन में लगाए थे, अब हम 8 लेबर्स लगाते हैं। लेकिन लैंड जो है वो उतनी ही है, वो पहले भी 2 कनाल थी, अब भी 2 कनाल है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ जाएगा। तो ऐसा करने से हमारे पास 3 स्टेजेस आते हैं। पहले वाले स्टेज में हमारी जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो तेजी के साथ बढ़ती जाती है। दूसरा, जिसको हम बताते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेज है, स्टेज 2, वो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और जो हमारा तीसरा स्टेज है वो है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। यानी कि हमें यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्शन से पता चलता है। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है? जब हम लेबर्स ऐड करते जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है। यहाँ पे हमारी उनकी प्रोडक्टिविटी में पहले तेजी से बढ़ जाता है, उसके बाद
जितना हम लेबर्स बढ़ाते हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है। उसका मतलब है हमारी इनकी एडिशन में कुछ भी नहीं है, ये घटता ही जाता है क्योंकि हमने लेबर्स बढ़ाए, प्रोडक्शन में कोई बढ़ावा नहीं हुआ। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेज है वो है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इसको हम एक चार्ट की मदद से दिखाते हैं। हम पहले एक चार्ट बनाएंगे। हम लिखेंगे पहले फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि 2 कनाल लैंड, लैंड हम लिखेंगे ऊपर क्योंकि ये फिक्स्ड फैक्टर है। हमारे पास लैंड जो है वो पहले भी 2 कनाल थी, उसके बाद 2 कनाल, उसके बाद 2 कनाल, उसके बाद 2 कनाल, उसके बाद 2 कनाल। उसके बाद है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर में पहले हमें 1 लेबर, फिर 2 लेबर्स, फिर 3 लेबर्स, फिर 4 लेबर्स, फिर 5 लेबर्स, फिर 6 लेबर्स। अब हम बताते हैं टीपी, टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। हम क्या करेंगे, हम पहले मार्जिनल प्रोडक्शन ही बताते हैं। हम पहले उसी को मार्जिनल प्रोडक्शन को ही फिल करते हैं। हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या है, वो है 10। उसके बाद है वो तो क्योंकि बढ़ती जाती है, उसके बाद 15, उसके बाद हमारे पास 20, यानी कि यहाँ पे पहले 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20। ये हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास डिक्रीजिंग, अब 15 से 8, 8 से 7। उसके बाद हम लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे -5। अब हम टीपी एमपी से बनाएंगे। जब भी हमें टीपी एमपी से यानी कि मार्जिन 61 - 5 होता है 56, तो इस तरह से हमारा टीपीपी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी चार्ट के मुताबिक हम बनाएंगे डायग्राम। हमारे पास एक एक्स एक्सिस आ जाएगी, दूसरा आ जाएगा वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल फैक्टर। एक्स एक्सिस पे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन दे देंगे। पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, क्योंकि हमने क्या दिया, वेरिएबल फैक्टर। जैसे हम वेरिएबल फैक्टर दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ से हम क्या दे देंगे, टीपी दे देंगे और एमपी दे देंगे। 1 की सिद्ध में क्या है, 2 की सिद्ध में क्या है, 3 की सिद्ध में क्या है, 4 की सिद्ध में क्या है। हम पहले टीपी को दे देंगे, ये हमें पहले इंक्रीजिंग को मिल जाएगी, उसके बाद डिक्रीजिंग, उसके बाद नेगेटिव। ये हमें उल्टा यू की शेप में आ जाएगा। तो हमें जो पहला स्टेज है वो हमें पता चल जाएगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये थोड़ी थोड़ी नीचे की तरफ आ जाएगी, फिर और नीचे, यानी कि ये हमें नेगेटिव दिखाएगा। इसी तरह से एमपी पहले ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा कांस्टेंट, फिर नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे। वो क्या दिखाएगा हमें, फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड स्टेज डिक्रीजिंग रिटर्न, थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न। अब हमें देखने हैं काजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, काजेज ऑफ डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव रिटर्न। ऐसा क्यों होता है, जब हम लेबर्स बढ़ाते हैं, मजदूर बढ़ाते हैं, हमारी तो पहले भी लैंड 2 कनाल थी, अब भी लैंड 2 कनाल है, लेकिन फिर प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाती है, पहले स्टेज में क्यों बढ़ती है, उसके बाद क्यों नहीं बढ़ती है, उसके बाद क्यों नेगेटिव चली जाती है। इसका रीजन ये है कि हमें पहले पहले फिक्स्ड फैक्टर अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ था। जितना हमें यानी कि जमीन की पोटेंशियल थी, वो पोटेंशियल अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। जैसे हमने लेबर बढ़ाया तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो अप टू मार्क आ गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गई। और जैसे ही हमने लेबर्स बढ़ाए तो उसकी वजह से हमें कॉपरेशन ज्यादा से ज्यादा लेबर्स में आ गई। हर एक डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो क्रिएट हो गया, हर एक वही काम करता है जो उसको अच्छे से आ जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गई। अब हम और लेबर बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्शन थी वो हमें चीट नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब हमें ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर है, उसको ओवर यूटिलाइज करने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी,
क्योंकि जितना इसका पोटेंशियल था वो अप टू मार्क जो है वो हमें हो गया, अब हम उसको बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रोडक्शन जितनी होनी थी वो तो हो गई, पोटेंशियल जितना था फिक्स्ड फैक्टर का वो तो आ गया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बताते हैं कि जैसे हम लेबर्स बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, तो फिर लेबर्स में कॉपरेशन भी नहीं रहता है। एक बताता है मुझे ही आता है, दूसरा बताता है मुझे ही आता है, क्योंकि लेबर्स ज्यादा हो जाते हैं और फिक्स्ड फैक्टर वही का वही रहता है। उसकी वजह से हमारे पास जो ये कॉपरेशन थी अमंग द फैक्टर्स वो हमें टूट जाती है, जिसकी वजह से डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न्स आ जाते हैं। ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आर रिटर्न्स टू फैक्टर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ है, दूसरा कानून है, वो क्या है? वो है हमें लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये जो है ये वाला कानून, ये हमें लॉन्ग टाइम पीरियड में आता है, जिसमें कोई भी फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं रहता है। सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे जितने भी फैक्टर्स हो, स्केल में जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंज होते जाते हैं विद सम प्रपोर्शन। तो इसको हम बताते हैं लॉन्ग पीरियड, यानी कि ये हमें लॉन्ग टर्म पीरियड है जिसमें हम सारे के सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं विद सम प्रपोर्शन। अब जो ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, ये ऐसा कानून है जो हमें बताता है कि अगर हमें प्रोडक्शन चेंज करनी हो, प्रोडक्शन बदलनी हो, पैदावार बदलना हो, तो हमें क्या करना है? उसके लिए सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो हमें चेंज करने हैं। कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता है, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे लैंड हो, चाहे रॉ मटेरियल्स हो, सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो चेंज होते जाएंगे, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहेगा। इसको हम बताते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अगर ऐसा होता है, अगर प्रोडक्शन चेंज करनी होती है, अगर हम सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो चेंज करते हैं, हमारे पास इसमें भी 3 स्टेजेस आ जाते हैं। पहले है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा स्टेज डिक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा स्टेज तीसरा स्टेज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये क्या बताता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? ये बताता है कि अगर हमने सारे के सारे फैक्टर्स चेंज किए, हमने वो 10% से चेंज किए, हमने इनपुट्स को 10% से अगर चेंज किया, हमारा आउटपुट 20% से बढ़ जाता है। हमारा आउटपुट जितने भी हमने इनपुट्स में चेंज लाई थी, उन इनपुट से कहीं ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इसलिए इनको बताते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद अगर हमने इनपुट्स में चेंज लाई 10% की और हमारा आउटपुट 10% से ही चेंज हो गया, इनपुट्स में जितनी चेंज लाई उसके बराबर के हमारे आउटपुट में चेंज आ जाती है, उसको हम बताते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अगर हमें इनपुट्स में 10% की चेंज हो जाती है, हमारा आउटपुट उससे कम चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमने 10% चेंज लाई, हमारे आउटपुट में 10% की चेंज नहीं आ जाती है, उससे ज्यादा नहीं आती है, बल्कि उससे कम ही चेंज आ जाती है। तो हम इसको बताते हैं कि हमें उससे तो कम मिला, जितनी चेंज तो हमने लाई थी इनपुट्स में, इसलिए इसको बताते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके लिए भी हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। पहले कॉलम में हम बनाएंगे, पहला कॉलम वो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उसमें लेबर प्लस कैपिटल या लेबर प्लस लैंड प्लस कैपिटल, जो भी स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ये हमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन दिखाता है इसमें कितने फैक्टर्स यूटिलाइज हो गए। तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी स्केल में कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब हमने पहले चार्ट के पहले कॉलम में हमने लिखा लेबर प्लस लैंड प्लस कैपिटल, ये हमें 2, अगर एल से, फिर 4L से, फिर 4
यानी कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन पहले 2 से चेंज हो गई, फिर 4 से चेंज हो गई, फिर 6 से चेंज हो गई, फिर 8 से चेंज हो गई, फिर 10 से चेंज हो गई, फिर 12 से चेंज हो गई, क्योंकि हमें इसमें कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं आता है। अब दूसरे कॉलम में, चार्ट के दूसरे कॉलम में हम बनाएंगे टीपी। जो हमें तीसरा कॉलम है चार्ट का वो है एमपी। एमपी में हम पहले एमपी बनाएंगे, एमपी से हम टीपी बनाएंगे। हमें पता है पहला वाला स्टेज जो है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वो पहले 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद हमें कॉन्स्टेंट, उसके बाद हम 40, फिर से 40, फिर से 40, उसके बाद हम डिक्रीजिंग रखेंगे 40 से 30, 30 से 25, 25 से 20। तो इस तरह से हमारे पास 3 स्टेजेस आ गए, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, टीपी को बनाएंगे। टीपी को हम एमपी से बनाएंगे। पहले कितना था 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30। अब ये टीपी 10 में एमपी 10 की सीध में 10 ही आ जाएगा। 10 प्लस 20 हो गया 30, 30 प्लस 30 हो गया 60, 60 प्लस 60 प्लस 40 हो गया 100, 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 40 180। उसके बाद डिक्रीजिंग हमने लिखा था, उसके बाद हमने 40 पे 35, 35 से 30, 30 से 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 84 से 80, 80 से हम 80 करेंगे, 140, 140 से करेंगे हम 35 प्लस, तो क्या बन जाएगा। इसी तरह से जो वो वैल्यू आ जाएगा उसको हम 30 करेंगे ऐड, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगा उसको हम 25 ऐड करेंगे। इस तरह से हमारा टीपी जो है वो आ जाएगा। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो हम पहले एक्स एक्सिस दे देंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दे देंगे, उसके बाद वाई एक्सिस दे देंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लिखेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन। वो हमें पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। यहाँ पे हम एमपी बनाएंगे। एमपी पहले यहाँ पे 2 की सीध में कितना होगा, यहाँ पे हम 20, उसके बाद 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80, उसके बाद 100, उसके बाद 120, उसके बाद 140, उसके बाद 160। अब हम देखेंगे यहाँ से हमें कितना बढ़ गया, क्योंकि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स ये हमें स्टार्ट करेंगे और जन के थोड़ा सा आगे ये हमें ऊपर की तरफ जाएगी, फिर कांस्टेंट, फिर सीधी लाइन आ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। इसमें भी हमें उल्टा यू बन जाएगा। तो ये हमें बताता है कि पहले हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए हमारे पास 3 स्टेजेस आ जाते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इस तरह से हमारे पास इसके रीजनस भी आ जाएंगे। हमारे पास 2 रीजनस होते हैं, एक को हम बताते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरे को बताते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि हमें देखना है ऐसा क्यों होता है, जब हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होती है तो हम तो सारे के सारे फैक्टर स्टेज करते हैं, फिर हमें पहले स्टेज में क्यों इंक्रीज होता है, उसके बाद क्यों कांस्टेंट रहता है, उसके बाद क्यों डिक्रीज हो जाता है। पहले इंक्रीज इसलिए होता है कि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा से ज्यादा आ जाती है। अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो प्रोसेस होती है जहां पे हम जब पैदावार बढ़ाते हैं उससे उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना जितना कम हो जाएगा, यानी कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जितना खर्चा एक प्रोड्यूसर को लगता है उसको हम बताते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो तो हमें कम होता जाएगा। उसको बताते हैं जितना वो कम होता जाएगा उसको हम बताएंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बताएंगे हमारे पास मिल है, हमारी आटे की मिल है, हमने आटे के 100 बैग्स जो है वो हमने प्रोड्यूस किए,
अब हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना है मार्केट तक। अब जो ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी है, जो हमें एक ट्रक की कैपेसिटी है, वो है 200 बैग्स। अगर हमें 200 बैग्स की कैपेसिटी है एक ट्रक में, तो हमने तो 150 या 120 ही हमने प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए हमें बराबर पैसे देने पड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना हो गया होता है, अगर हम यही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अब हमने 150 से 200 किया, अब हम जब 150 से 200 करते हैं, इसका मतलब है हमने प्रोडक्शन बढ़ाई, लेकिन हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई भी बढ़ावा नहीं हुआ। वो पहले भी वही था, अब भी वही है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ डिक्रीज हो गई। और जब भी हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हमें जितना भी रॉ मटेरियल लेना होता है वो हम बल्क में लेते हैं। जो भी चीज मार्केट से, जो भी रॉ मटेरियल हमें बल्क में उठाना होता है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बताते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसी तरह से ये जो प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, उसको हम हमेशा बढ़ा नहीं सकते हैं, यानी कि अगर हम बढ़ाएंगे भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह से मैंने बताया था, हमारे पास आटे की मिल है, आटे की मिल में हमारे पास 150 बैग्स जो है वो प्रोडक्शन है। अब हमें प्रोडक्शन ऑफ जो आटा है, वो पैदावार जो है आटे की, वो हमें बढ़ानी है। वो हमने 150 से 200 की, अब हम 200 से 300 करेंगे। हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो फिर ऐड हो जाएगा, पहले ऐड नहीं हुआ था, अब ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जो है अब ये हमेशा रहने वाली वैसी नहीं है, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ जाएगा। उसकी वजह से हमारे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसको हम बताते हैं इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। हमारे पास अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, अगर प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरा है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है वो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से ज्यादा है, तो हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जितनी है उतनी ही डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी है, तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं। इसी तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अगर वो कम होंगी, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ज्यादा है, हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल जाते हैं। इस तरीके से हमें पता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अगर बराबर हो जाते हैं, तो हमें 3 स्टेजेस मिल जाते हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब हमने ये 2 लॉज देखे और हमने इसके रीजंस भी देखे, तो हमें पता चला प्रोडक्शन क्या होती है। और अगर हमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में देखना होगा, हम किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमें 2 तरीकों से ऑपरेट हो सकती है, यानी कि हमारी जो पैदावार है वो बढ़ सकती है 2 तरीकों से। किन किन के तरीकों से? यानी कि एक फैक्टर को वेरी करना, और एक से ज्यादा जितने भी फैक्टर्स हो उसको हम चेंज करेंगे। यह हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट जो है वो हमें जो एक प्रोड्यूसर की जो लागत होती है प्रोडक्शन बनाने में, उसको बताते हैं कॉस्ट। यानी कि जिस तरह से हमने प्रोडक्शन बताई, या राइस की प्रोडक्शन हो या वीट की प्रोडक्शन हो, जितनी तरीकों की प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, या हम कोई चीज बनाते हो या कोई सर्विस हम प्रोवाइड करते हो, हर एक गुड के लिए बनाने का, हर एक सर्विस प्रोवाइड करने का पैसा लग जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजर को करना पड़ता है, ये एक ऑनर को करना पड़ता है, जिससे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जब तक नहीं होगा तब तक हमारे पास प्रोडक्शन नहीं आ सकती है। जिस तरह से अगर हमें राइस की पैदावार को
देखना है, राइस की पैदावार को बढ़ाना है। हम क्या करेंगे, हमें लैंड होनी चाहिए। अगर अपनी लैंड हो तो अपनी लैंड में ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर अपनी लैंड नहीं हो तो दूसरे की लैंड पे हमें काम करना होगा, जिसके एवज में हमें रेंट देना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है लैंड, वो है लेबर, वो है कैपिटल, वो है एंटरप्रेन्योर, वो है रॉ मटेरियल। हमेशा लेबर के रिटर्न्स जो है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका खर्चा कितना आ जाता है। लेबर जो है वो हमें उसको, अगर हम उसको रिटर्न्स देते हैं, उसके हमेशा रिटर्न्स कहलाते हैं वेजेस, जो उसकी मजदूरी कहलाती है। जब हमें वो काम पे आ जाता है, वो जब काम करता है तो उसके एवज में हम उसको पैसा देते हैं, जिसको हम वेजेस बताते हैं। इसी तरह से लैंड, लैंड अगर हम किसी की यूटिलाइज करते हैं तो उसके एवज में, क्योंकि वो हमें अपनी लैंड नहीं है, वो हमने किसी की लैंड ली है, उसके एवज में उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें उसका रेंट देना पड़ेगा। जिस तरह से अगर कोई कारखाना, कोई भी फैक्ट्री खोलता है किसी के जमीन पे, या भट्ठा खोलता है किसी के जमीन पे, उसको उसके बदले क्या देना पड़ेगा, रेंट पे करनी पड़ेगी। चाहे बिल्डिंग हो चाहे लैंड हो, उसके बदले में हमेशा रेंट जो है वो पे करनी पड़ती है। वो पैसा जिसको हम प्रोडक्शन में यूटिलाइज करते हैं, उस जिस पैसे से हम अर्न करते हैं उसको हम बताते हैं कैपिटल। लेकिन हर एक पैसा कैपिटल नहीं कहलाता है, या जिस मशीन को हम प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं उसको भी हम कैपिटल बताते हैं। चाहे कैपिटल मशीन की सूरत में हो, चाहे कैपिटल पैसे की सूरत में हो, वो पैसा जिससे हम पैसा कमाते हैं, वो मशीन जिससे हम पैसा कमाते हैं, वो हमेशा कहलाती है कैपिटल। अगर हम कैपिटल किसी से लेते हैं, उसके एवज में, क्योंकि हम लोन लेते हैं, वो क्रेडिट पे लेते हैं, उसके एवज में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे कम चाहे ज्यादा। तो इसीलिए कैपिटल का रिटर्न जो होता है, कैपिटल का रिटर्न जो होता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। इसी तरह से एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जिसका बिजनेस होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है। उसके एवज में उसको क्या मिलेगा, इसने तो बिजनेस स्टार्ट किया, उसको हमेशा फायदा मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। इसी तरीके से जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके रिटर्न, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, लैंड को रेंट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, हर एक अपनी अपनी सर्विस देता है, और सर्विस देने के ऑनर को हमेशा मिल जाते हैं रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वेज, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। वेज है, ये जो इंटरेस्ट है, वो जो हमारे पास पेमेंट है, वो जो प्रॉफिट है, ये सारे के सारे कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो ये कॉस्ट होता है, जो ये खर्चा होता है, जो एक प्रोड्यूसर को करना पड़ता है, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बताते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो कभी चेंज नहीं होता है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। जो फिक्स्ड फैक्टर होता है वो प्रोडक्शन के साथ साथ वही वैसे ही रहता है जैसे पहले था। जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसका भी जैसे वो पहले था वैसे ही अब भी रहेगा, उसको बताते हैं फिक्स्ड फैक्टर। दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होता है जो हमें प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज हो जाता है। अब हमें जो खर्चा फिक्स्ड फैक्टर पे होता है उसको हम बताते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि फिक्स्ड फैक्टर पे जो भी खर्चा होता है उसको हम बताते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो खर्चा हमें वेरिएबल फैक्टर पे आ जाता है उसको बताते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जब हम टोटल कॉस्ट को मेजर करते हैं, टोटल कॉस्ट होता है बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या हम बता सकते हैं मैथमेटिकली टीसी इक्वल्स टू एफसी प्लस वीसी, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट जो होता है
वो होता है बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से हमें जो टोटल कॉस्ट है, मानिए हमारे पास जो क्यू है वो 4 लेबर्स है और 2 कैपिटल है। 4 लेबर्स को हम वेजेस देते हैं 10,000, जो हमें 2 कैपिटल है उसका हमें इंटरेस्ट पड़ जाता है 7,000। हमने क्या बताया, हमने बताया यहाँ पे 4 लेबर्स को 10,000 और हमें कैपिटल को 7,000। 10 + 7 हो गए 17,000। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 17,000 का बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अब प्रोडक्शन चेंज हो गई, हमें 20 क्वार्टल्स थे, अब हमें 25 क्वार्टल्स है। उसके लिए हमें 6 लेबर्स की जरूरत है और 2 कैपिटल की जरूरत है। पहले भी हमें कैपिटल को 2 कैपिटल को 7,000 का कॉस्ट पड़ जाता है, अभी 7,000 का कॉस्ट ही पड़ जाएगा, लेकिन 6 लेबर्स को हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर हम पहले 10,000 देते थे, अब हमें 14,000 देने हैं। 14,000 प्लस हमने क्या बताया था 7,000, तो वो हो गए 21,000। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया क्योंकि पहले ये कितना था 17,000, अब ये कितना हो गया 21,000। ये जो 17,000 से 21,000 है, ये हमारा कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है वो वेरी हो गया, वो हमें 17,000 से 21,000 हो गया क्योंकि हमारा वेरिएबल फैक्टर चेंज हो गया, जिसका हम बताते हैं कि इसको जो भी पैसा मिल जाता है वो हमें वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। यानी कि टोटल कॉस्ट में दोनों मेजर हो जाते हैं, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, दोनों का मेजर होना जरूरी है। अब हम इसकी को बनाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। हम एक्स एक्सिस पे दे देंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन और हम वाई एक्सिस पे दे देंगे टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम पहले दे देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगी, वो हमें बिल्कुल पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को, क्योंकि वो कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा, उसकी कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। हमें पता चलेगा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमें बढ़ता ही जाता है, जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ जाती है वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ जाता है, जिसको हम बताते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी हमें चेंज होता जाएगा। अब हमारे पास है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कर्व में दोनों कर्व्स आ जाएंगे, ये बताएगा कि हमें टोटल कॉस्ट जो होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी वैल्यूज फिक्स्ड कॉस्ट में है और प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमें ऐड होते जाएंगे, वही बन जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे ऊपर कर्व आ जाएगी, उसके नीचे जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की आ जाएगी, उसके नीचे जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट की आ जाएगी, यानी कि दोनों कर्व जो है वो टोटल कॉस्ट में आ जाएंगे। हमारे पास बहुत तरह के कॉस्ट होते हैं, ये थी क्लासिफिकेशन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारे पास बहुत तरह के कॉस्ट होते हैं। हमारे पास है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको हम बताते हैं दूसरा नाम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हमें प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ जाता है। लेबर को बढ़ाया, लेबर के खर्चे भी बढ़ गए, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अगर हमने कैपिटल को बढ़ाया तो उसकी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम बताते हैं प्रोडक्शन को बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगता है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बताते हैं। उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, वो खर्चा होता है एक फर्म का जिसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि हमने प्रोडक्ट बनाया, अब इस प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, उसको हमें सोल्ड आउट करना है। जब हम उसको सोल्ड आउट करेंगे तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, यानी कि हमने उसको सोल्ड आउट किया। जब हम उसको सोल्ड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सोल्ड आउट करने से पहले कुछ
फेमस लोगों को लाएंगे, उनसे एडवर्टीजमेंट करवाएंगे। जब हम उनसे एडवर्टीजमेंट करेंगे, जिस तरह से फिल्म एक्टर्स है, सलमान खान है, या किसी एक्ट्रेस को लाएंगे, करीना कपूर है, हम इस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेंगे। यानी कि प्रोडक्शन तो कंप्लीट है, लेकिन अब हमें इसकी सेल्स बढ़ानी है। सेल्स बढ़ाने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट की। जब इसकी एडवर्टीजमेंट हो गई तो हमें उसको, उस सेलिब्रिटी को क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, जो कि ऐड हो जाएगा एक प्रोडक्ट में। इसीलिए हम बता सकते हैं जो सेलिंग कॉस्ट होता है, ये वो कॉस्ट होता है जो सेल्स को बढ़ाने के लिए लग जाता है। जिस तरह से हमें बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आ जाती है, जिस तरह से शैम्पू की आ जाती है, और हमारे पास टूथपेस्ट की ज्यादा से ज्यादा आती है, बाथिंग सोप की ज्यादा से ज्यादा आ जाती है। हम देखते हैं चाहे वो बाथिंग सोप हो, चाहे वो शैम्पू हो, सारे शैम्पू का कंपोजिशन जो है वो एक जैसा होता है। अब हमें उसको बढ़ावा करने के लिए, उसकी जो सेल है वो बढ़ाने के लिए देने पड़े, वो हमें पैसा जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, उसको तभी बताते हैं सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद है हमारे पास इम्पल्सिव कॉस्ट। इम्पल्सिव कॉस्ट क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनाइजर हो, वो अपनी फर्म को खुद ही सर्विस देता है, लेकिन वो अपने आप को पे नहीं करता है, लेकिन जब भी वो प्रॉफिट को गिनता है, प्रॉफिट गिनने के लिए उसको इसकी जरूरत पड़ जाती है। जैसे इसकी जरूरत पड़ गई तो हमें इसको अपनी सर्विस देने के लिए खुद को तो पैसे नहीं दे देगा, खुद को तो पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन जब ये कंसिडर करेगा प्रॉफिट तो ये अपना पैसा गिनेगा। जिस तरह से एक चेयरमैन है, अगर उसको अपना स्कूल है या प्रिंसिपल है, अगर उसको अपना स्कूल है, वो प्रिंसिपल की जॉब खुद को ही दे देगा, किसी और को नहीं लाएगा। इसलिए जैसे प्रिंसिपल की जॉब के लिए वो खुद ही तैयार हो गया, तो उसको किसी को हायर नहीं करना है, उसको किसी को तनख्वाह नहीं देनी है, क्योंकि वो ये वाली सर्विस जो है वो खुद दे रहा है, इसीलिए खुद को वो पे नहीं करेगा। लेकिन जब वो प्रॉफिट कंसिडर करेगा तो ये चीजें भी कंसिडर करता है, ये उनको कैलकुलेट करता है, तो इसको हम बताते हैं इम्पल्सिव कॉस्ट। और एक कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जब हमारे दो चीजें अवेलेबल है, दो चीजों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। अब जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हम सारी चीजों को एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर एक चीज प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरी चीज उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो दूसरी चीज है उसको हमें भूल जाना पड़ेगा, ताकि ये वाली चीज हमारे पास आ जाए। तो उसको हम बताते हैं कि टू सेक्रीफाइस वन फॉर अनदर। जो इसका हमने सेक्रीफाइस दे दिया, उसका जो कॉस्ट है वही कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी तरह से हमारे पास अब कितने कॉस्ट्स आ गए? हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई या एक्सपेंसिव कॉस्ट आ गया, हमारे पास सेलिंग कॉस्ट आ गया, हमारे पास इम्पल्सिव कॉस्ट आ गया, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट होता है। एवरेज कॉस्ट होता है बराबर टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज कॉस्ट को एसी से डिनोट करते हैं, और हमें ये किसके बराबर होता है? टीसी पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि टीसी डिवाइड बाय क्यू। टीसी डिवाइड बाय क्यू, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। इसी तरह से हमारे पास होता है एमसी। एमसी होता है मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या होता है? एडिशन इन द कॉस्ट विद द एडिशन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। या हम बताएंगे जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, उसका कॉस्ट भी बढ़ता जाता है। जैसे ही उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो हम इसको बताएंगे चेंज हो जाएगा। हमने क्योंकि प्रोडक्शन भी चेंज की, उसके साथ साथ कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा, उसको हम बताते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की एक फार्मूला होती है, वो बराबर होती है टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस वन। ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम शेड्यूल से भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और हमें अगर ये फार्मूला याद हो, लर्न हो,
तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा, वो होता है एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि चाहे हमें एवरेज जब भी हो वो होता है पर यूनिट क्वांटिटी, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो। लेकिन अगर हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो वो होता है एवरेज यानी कि एटीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। इसी तरह से हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी, एवीसी होता है टीवीसी पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी यानी कि टीवीसी डिवाइड बाय क्यू। तो इस तरह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इस तरह इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन किसे कहते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? जब हम कन्वर्ट करते हैं इनपुट्स को आउटपुट्स में, उसको हम प्रोडक्शन बताते हैं। इनपुट्स को हम आजकल के ज़माने में बताते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आ जाता है लेबर, जिसमें आ जाता है कैपिटल, जिसमें आ जाता है लैंड, जिसमें आ जाता है एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। साथ ही साथ में इसके रिटर्न्स पे भी आ जाते हैं। लेबर के रिटर्न्स है वेज, कैपिटल के रिटर्न्स है इंटरेस्ट, लैंड के रिटर्न्स है रेंट, एंटरप्रेन्योर के रिटर्न्स है प्रॉफिट, रॉ मटेरियल के रिटर्न्स है पेमेंट। तो इस तरह से हर एक को अपना अपना रिटर्न मिल जाता है, और ये रिटर्न कौन ले जाता है? वो ले जाता है ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा वही ये चीजें भी ले जाता है। जिस तरह से लेबर है, लेबर अपने आप का मालिक है, ये जिसको अपने आप को सप्लाई करेगा, किसको सप्लाई करेगा, किसको अपनी सर्विस दे देगा, वही जो इंस्टीट्यूशन है, वही जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही उसको पे करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो दो लॉज है, एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या जिसको हम बताते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। हमारे पास जो ये दो लॉज है, ये हमें टाइम पीरियड के साथ है। एक को हम बताते हैं शॉर्ट रन, दूसरे को बताते हैं लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम एक फैक्टर को वेरी करते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि हमने एक फैक्टर को वेरी किया, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहे। जब हमें ऐसा होता है एक फैक्टर को चेंज करते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, इसको हम बताते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी कि आपको इसको इस तरह से लिखना है, ये ऐसा कानून है जिसमें हमें अगर पैदावार चेंज करनी हो, पैदावार चेंज करने के लिए हमें एक फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा, जिससे हमारी पैदावार चेंज हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है। तो फिर हम एग्जाम्पल दे देंगे नीचे। Q इक्वल्स टू एफ ऑफ एल कामा के। तो यहाँ पे एल जो है वो लेबर है, कैपिटल को हम बार रखेंगे, ऊपर एक छोटी सी लाइन रखेंगे जिससे ये पता चलेगा ये जो कैपिटल है या जो लैंड है ये फिक्स है, इसमें कोई भी चीज नहीं आती है। तो इस तरीके से हम क्यों लिखेंगे एफ ऑफ एल के, एफ ऑफ एल के यानी कि 2L एंड 2K, या दो लेबर्स है दो कैपिटल। यहाँ पे हमें जो फिक्स्ड फैक्टर है वो है कैपिटल, और जो वेरिएबल फैक्टर है वो है लेबर। तो हमारे पास जब ऐसा होता है तब हमारे पास 3 स्टेजेस आ जाते हैं। पहला वाला स्टेज जो है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तीसरा है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। जो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, जब भी हमें प्रोडक्शन चेंज करनी हो, प्रोडक्शन चेंज करने के लिए हमें सिर्फ एक फैक्टर को, एक इनपुट को चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी इनपुट्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका मतलब है जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है
वो पहला वाला स्टेज है, ये हमें किससे आ गया, ये हमें प्रोडक्शन चेंज की, और वो प्रोडक्शन किससे चेंज हो गई, जब हमने एक फैक्टर को चेंज किया। इसी तरह से हमारे पास दूसरा स्टेज है, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब हमारे पास जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, वो हमें जब भी प्रोडक्शन चेंज करनी हो तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन वो उतने हिसाब से चेंज नहीं होती जितने हमें पहले क्विकली चेंज हुआ था। यानी कि जितने हमने फैक्टर्स बढ़ाए, जितने हमने फैक्टर्स चेंज किए, जितने हमने लेबर बढ़ाया, उसके हिसाब से उनमें एडिशन उतना नहीं हुआ, प्रोडक्शन में इतना एडिशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए डिक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर। उसके बाद नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सीड हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लेकिन लेबर की प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे 3 स्टेजेस, जिसको हमने चार्ट के थ्रू भी समझाया। हमारे पास एक चार्ट बनाना है, उसको हम लिखेंगे पहले फिक्स्ड फैक्टर, उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल फैक्टर, उसके बाद लिखेंगे टीपी टोटल प्रोडक्शन, उसके बाद लिखेंगे एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड फैक्टर, इसको हम 2 2 2 2 2 लिखेंगे। यहाँ पे हमें वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद टीपी और एमपी पहले हमें पता है। पहला जो स्टेज है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा स्टेज है डिक्रीजिंग रिटर्न, तीसरा स्टेज है नेगेटिव रिटर्न। हम यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से हमें फिर से 25, फिर हमें 25 से 20, फिर हमें 0, फिर हमें नेगेटिव यानी कि -5। अब हमें क्या करना है, इन आहिस्ता आहिस्ता से एक एक वैल्यू को ऐड करना है। जैसे 10, सीधे ही 10 + 20 होता है 30, 30 + 30 होता है 60। इस तरह से इन सारे वैल्यूज को ऐड करके हमें टीपी आ जाएगा, लेकिन साथ साथ में हर एक के सीध में। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वाई एक्सिस पे रखेंगे टीपी एमपी। पहले हम टीपी को ड्रॉ करेंगे। हमें क्या करना है, 1 के सीध में उसका वैल्यू दे देना है, 2 के सीध में उसका वैल्यू दे देना, 6 के सीध में और 7 के सीध में। ये हमारा टीपी को आ जाएगा। पहले इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग, उसके बाद नेगेटिव। इसी तरह से हमें एमपी देना है। एमपी जो है, एमपी हमें पहले इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग, उसके बाद नेगेटिव। हमें इसके भी 3 स्टेजेस मिल जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है, जब हम एक फैक्टर को चेंज करते हैं बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। हमने बताया पहले हमें फिक्स्ड फैक्टर जो है उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो अप टू मार्क नहीं आई थी। उसकी वजह से जब ये अप टू मार्क नहीं हुई थी तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी यूटिलाइजेशन अप टू मार्क आ जाएगी। जिस तरह से हमने देखा था 2 कनाल लैंड है, लेकिन पहले जो उसकी प्रोडक्शन होती थी उससे हम सेटिस्फाई नहीं थे, उसका पोटेंशियल ज्यादा था, इसलिए हमने लेबर को बढ़ाया। जैसे ही लेबर को बढ़ाया तो उसकी पोटेंशियल बराबर आ गई, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमारे पास आ गई पहले स्टेज में। अगर हम लेबर को ही बढ़ाते जाएंगे, लेबर को ही बढ़ाते जाएंगे, लेबर को ही बढ़ाते जाएंगे, तो हमें उसमें फिक्स्ड फैक्टर नहीं बढ़ता है। तो यानी कि 2 कनाल पहले भी थे, अब भी 2 कनाल है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्शन है वो तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स दिखाता है, क्योंकि पोटेंशियल जितना था तो वो तो हमें यूटिलाइज हो गया, अब पोटेंशियल से ज्यादा नहीं आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने जैसे लेबर और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, उनकी वजह से प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं होता, इसलिए हम बताते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न क्यों बताते हैं, हम और बढ़ाते जाते हैं
कोई भी इजाफा नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल जो है जितना था उतना सारा आ गया। तो उसकी वजह से हमें पोटेंशियल से ज्यादा पहले अंडर यूटिलाइजेशन था, अब ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और पहले कॉपरेशन फैक्टर्स में थी, अब कॉपरेशन टूट रही है, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमें इस प्रोडक्शन को मद्देनजर रख के ये दिखाना है कि जितना पोटेंशियल होता था, जितना पोटेंशियल होता है उतना ही वो दे देगा। जब पोटेंशियल बराबर आ जाता है उसके बाद वो इजाफा नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? जब हम सारे के सारे इनपुट्स जो है वो चेंज करते हैं किसी प्रपोर्शन के तहत, पहले हम 10% से करेंगे, फिर 20% से करेंगे, फिर 30% से करेंगे, यानी किसी खास प्रपोर्शन के तहत हम सारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है चाहे उसमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, सारे के सारे चेंज होते जाएंगे, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहेगा। जब कोई फैक्टर फिक्स नहीं रहेगा, सारे के सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास फिर से 3 स्टेजेस आ जाएंगे। पहला वाला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? जितनी हम चेंज लाते हैं इनपुट्स में, हमारा आउटपुट इसी परसेंटेज से नहीं बढ़ता है, बल्कि उस परसेंटेज से ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम 10% की चेंज लाते हैं, हमें 20% की चेंज आ जाती है। अगर हमें 10 वो हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर हमें 10% की चेंज आ जाती है, हमें 10% ही चेंज मिल जाती है आउटपुट में। जितना चेंज इनपुट्स में किया, आउटपुट भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ गया, उसको हम बताते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसी तरह से हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, जितना हम इनपुट्स में चेंज करते हैं उससे कम आउटपुट चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमने इंक्रीज किया है इनपुट्स में, लेकिन आउटपुट उतना चेंज नहीं हुआ। अगर 10% से इनपुट्स में चेंज आ जाती है, तो हमारा आउटपुट 5% से ही चेंज हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कि ये हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इसको भी हम एक चार्ट की मदद से, जैसे हमने दिखाया, एक चार्ट की मदद से हम उसको दिखाते हैं। हम लिखते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वो हमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको लेते हैं, फिर हमें टीपी है, उसके बाद हमें एमपी है। नमस्ते।